अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। नाकाबिले फरामोश के एक और नए हॉरर एपिसोड में आप तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया जिन्होंने पिछली कहानियां बहुत पसंद की और मुसलसल मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि रिक्शा ड्राइवर का एपिसोड 2 बनाना चाहिए। मेरे पास वो कहानियां तो हैं, लेकिन मैंने सोचा कि वो बाद में शेयर करूंगा, लेकिन आप सबकी पुरजोश फरमाइश पर आज रिक्शा ड्राइवर के हॉरर एपिसोड का पार्ट 2 में शेयर करने जा रहा हूं। राइस भाई कहते हैं कि कब्रिस्तान का एक सच्चा खौफनाक वाकया है और ये कहानी मैंने एक रिक्शा ड्राइवर, एक रिक्शा चलाने वाले से सुनी है। जैसे उसने बताई वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बहुत खौफनाक वाकया है रिक्शा ड्राइवर का, जिसका नाम अशफाक था। अपने गांव में ऑटो रिक्शा चलाता था। एक बार ऐसा हुआ कि अशफाक के मोहल्ले में एक फैमिली ने किसी शादी पर जाना था। उस रात मेहंदी का फंक्शन था। फैमिली ने अशफाक को पहले से ही बोल रखा था कि शाम को 7 बजे हमें आप दूसरे गांव लेके जाना। सारा ही दिन मामूल की तरह अशफाक ने रिक्शा चलाया और जब शाम होने को आई उसने अपने वादे के मुताबिक फैमिली के पास चला गया और उसे लिया और शादी में शिरकत के लिए दूसरे गांव लेके चला गया। और जाने के लिए 1 घंटे तक का वक्त लगता था। वो गांव जरा फासले पर था। अशफाक ने फैमिली को गांव छोड़ा, किराया लिया और वापस अपने गांव की तरफ निकल आया। 7 साढ़े 7 बजे का वक्त था। रास्ते में एक सुनसान सी जगह पर उसे 3 औरतें दिखाई दी और वो रिक्शे को रोक रही थी। पहले तो अशफाक को बहुत डर लगा कि शायद ये लुटेरों में से ना हो और सकता है कि उसे रोक के नुकसान भी पहुंचाए। फिर जब वो पास गया उसे लगा कि औरतें ही रात के वक्त कहां जाएंगी, शायद इसी वजह से रिक्शे को रोक रही हैं। उनमें से एक औरत ने कहा कि बेटा, हमें एक जरूरी काम है, रास्ते में एक कब्रिस्तान आता है, क्या आप हमें वहां छोड़ सकते हैं? और वो कब्रिस्तान बस थोड़ी ही दूर था। जैसे ही कब्रिस्तान आया तीनों औरतें रिक्शे से उतरी और किराया दिए बगैर ही कब्रिस्तान की तरफ चलने लगी। तो अशफाक ने कहा कि बहन, मेरा किराया तो दे। एक तो इतनी दूर में आपके कहने पर यहां आ गया सुनसान सी जगह पर, ऊपर से मेरा किराया भी नहीं दिया। उनमें से एक औरत कहने लगी कि हम फिर कभी किराया दे देंगी, अभी हमें बहुत जरूरी काम है। इस पर अशफाक भाई ने कहा कि लेकिन बहन, मैं तो आपको जानता भी नहीं, आप हैं कौन और अपना छोटा सा किराया मैं आपसे कहां लेने के लिए आऊंगा जिस पर मैं इतना खर्चा करके आपको ढूंढूं भी। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मैंने तो आपकी शक्ल तक नहीं देखी तीनों की सही से, मैं पहचानूंगा कैसे आपको? औरतों ने कहा कि तुम हमारा चेहरा नहीं देख पाओगे, तुम जाओ और मैं वादा करती हूं कि तुम्हें तुम्हारा किराया मिल जाएगा। अशफाक ने ये सोचा कि वो खवातीन है और थोड़ा सा मजीद फोर्स करने पे किराया दे ही देंगी, लेकिन अशफाक को ये नहीं पता था कि इसी दुनिया में अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक पैदा की है जो इंसान का रूप इख्तियार कर सकती है। वो औरत उनके वापस करीब आई। वो औरतें आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आई और जब अशफाक ने उनका चेहरा देखा तो बर्दाश्त न कर सका, चिल्लाते हुए नीचे उतरा और खौफ के मारे बेहोश हो गया। और बाद में जब होश आया तो वो अपने घर में था। दरअसल उस रात जब वो बेहोश हुआ तो सुबह जब कुछ लोग गुजरे तो उन्होंने पता किया अशफाक के जेब से जो आईडी कार्ड वगैरह निकला होगा, उन्होंने उसे उसके घर पहुंचा दिया। कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी की एक भयानक और सच्ची कहानी है जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता। ये तो एक शॉर्ट सी कहानी थी अशफाक की। अब बढ़ते हैं एक और अजीब कहानी की तरफ, और ये कहानी लाहौर की है। जिस भाई ने ये कहानी शेयर की वो अपना नाम नहीं बताना चाहते। अब जब वो अपना नाम नहीं बताना चाहते तो आप सभी जानते हैं कि प्राइवेसी का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे भाई जिन्होंने ये वाकया शेयर किया वो कहते हैं कि आज से काफी साल पहले की बात है, जब मैं रिक्शा चलाया करता था। अब तो मैं सुजुकी और स्कूल की बसेस चलाता हूँ। पहले मैं रिक्शा ड्राइवर था और उस दौरान मेरे पास बहुत सारी सवारियां भी थी। कभी कभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता, कभी कोई ना कोई फैमिली मुझे बुक करवा लेती। इसी तरह हमारे करीबी रिश्तेदार, उनके रिश्तेदारों ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे फोन पे ये बताया कि हमारे रिश्तेदार लाहौर जिना बस टर्मिनल जो है वहां से आने वाले हैं, क्या तुम उन्हें लेकर हमारे घर आओगे?
तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उनसे टाइम वगैरह पूछा तो तकरीबन कोई मगरिब का वक्त था, यानी जब मैं उन्हें लेकर वापस आता तो अंधेरा हो चुका होता। और जिस जगह पर उनका घर है जहां पर लेके जाना था वो जगह बहुत वीरान सी है। बहरहाल बारिशों का मौसम था, लाहौर में बहुत बारिशें होती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं। अब उस दौरान रोड रास्ते तो सही थे, लेकिन जहां पर मुझे जाना था वो रास्ता काफी खराब था। मैं बस स्टेशन पर इंतजार करने लगा, जिना बस टर्मिनल पर। अचानक से जब वो आए उसी दौरान बारिश इतनी तेज हो गई कि मैं उन्हें छतरी लेके रिसीव करके सीधा रिक्शे में बिठाया, क्योंकि वो जान पहचान भी थे तो ज़रा प्रोटोकॉल भी देना था, इज्जत और एहतराम के साथ लेके जाना था। उन्होंने ये बात मुझे पहले ही कही थी। जितने भी रिक्शा चलाने वाले हजरात हैं या कोई सुजुकी वगैरह कोई भी गाड़ी चलाते हैं, जब भी रोड बारिश के पानी से फुल होते हैं तो वो कोई ना कोई शॉर्टकट रास्ता ज़रूर सोचते हैं। किसी गली में किसी छोटे से रोड से गुजर जाना, सर्विस रोड से, ताकि वो अपने रास्ते को और अपनी गाड़ी को बचा सके और कम वक्त पर पहुंच भी सके। अब मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी। आगे देखता हूं तो पानी से पूरा रोड भरा हुआ था, यानी अगर मैं रिक्शे को लेके जाता, अब मुझे नहीं पता कि इस रोड पर कितने खड्डे हैं। बाजों का रिक्शे पलट भी जाते हैं। और जो सवारी मेरे पीछे बैठी हुई थी उन्होंने फौरन कह दिया कि भाई जरा पानी से बचाते हुए चलिएगा, हमें एक सेफ रास्ते से ले जाइएगा। अब उस रोड के लेफ्ट साइड पर एक गली थी जो इतनी पतली तो नहीं थी, लेकिन वहां पे दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और पानी बहुत कम था क्योंकि वो ऊंची जगह पर थी। अब मुझे लगा वहां पर जाना चाहिए। मैं उसी गली से निकल गया, रिक्शे को रिवर्स करके लेफ्ट साइड की तरफ आया और उस गली से निकल गया। और जैसे ही उस गली में दाखिल हुआ, वो गली काफी लंबी थी। मेरे पीछे जो सवारी थी वो बार बार पलट कर देख रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगे कि हमें ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे भाग रहा है। और मैंने जब शीशे से देखा तो वाकई एक छोटा सा बच्चा था जो बिल्कुल काला था और रिक्शे के पीछे भाग रहा था। लेकिन मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद ये हमारा वहम होगा। बातों रिक्शे लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, बारिश भी हो रही है, नीचे पानी है, शायद ऐसा लग रहा हो। मैंने भी अपना ऐसे वहम समझा और बातें करते हुए मसरूफियत में वो गली क्रॉस हो गई और हम अपने करीबी रिश्तेदारों के घर पहुंच ही गए। जब हम उनके घर पहुंचे और दरवाजे को नॉक किया तो दरवाजा बंद था। घंटी बजाई तो घंटी भी नहीं बज रही, यानी किसी ने अंदर से घंटी भी बंद की हुई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग घर में मौजूद नहीं है क्योंकि बाहर ताला था। मैंने उनसे कहा कि इन्होंने तो मुझे आप लोगों को रिसीव करने को कहा और यकीनन ये जानते होंगे कि आप लोग आ रहे हैं, तो घर में ताला कैसे हो सकता है? ये बात मुझे समझ नहीं आई। आखिर इन्होंने ही मुझे उन्हें लाने को कहा और फिर घर भी इनका बंद है। मैं काफी देर दरवाजा बजाता रहा लेकिन कोई भी नहीं था। और इत्तेफाक की बात यह कि इनका घर ऐसी जगह पे था कि उसके पीछे ग्राउंड था जहां पे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते थे और चारों तरफ दरख्त भी थे। तो वो जगह थोड़ी सी वीरान सी है, बहुत अजीब सी जगह पर घर था उनका। जब मैं दरवाजा बजाते जा रहा था उसी दौरान मुझे अंदर से एक अजीब सी आहट महसूस हुई, किसी के कदमों के चलने की और किसी चीज के गिरने की। तो मुझे लगा कि शायद ये घर पर ही होंगे। और वहां पर एक छोटा सा लकड़ी का सुराख था। मैं वहां से देखने लगा तो जिस बाजी ने मुझे कॉल की थी बिल्कुल वही सफेद लिबास में और हिजाब पहना हुआ था उसे पूरी तरह से, वो सामने खड़ी थी। बालों का हिजाब था, चेहरे का नहीं। वो बिल्कुल सामने बालों के हिजाब किए हुए सफेद लिबास में खड़ी थी और दरवाजे के बिल्कुल सामने, और रिपोर्ट की तरह आगे आती जा रही थी और फिर टर्न होकर दोबारा वहां जा रही थी। वो बस चक्कर काट रही थी, दोबारा दरवाजे की तरफ आ रही थी और फिर से वहां जा रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि बाजी यहीं पर खड़ी है, लेकिन ऐसे वो इग्नोर कर रही है, दरवाजे खोल ही नहीं रही। ना ही वो इग्नोर करना तो छोड़े, वो दरवाजे को देख भी नहीं रही। देखें, आप खुद देख लें। उन्होंने भी उसी सुराग से देखा और वाकई में वो भी हैरान हो गए। वो करीब आती जा रही थी और वो हाथों से दरवाजे को बजा रहे थे, लेकिन वो दोबारा टर्न होकर फिर जा रही हैं। बस वो चक्कर काटती जा रही हैं और बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिल्कुल खामोश होकर। आप यकीन करें कि ये बहुत ही भयानक सा मंजर था। हम सभी वहां घबरा गए कि आखिर इस घर में हुआ क्या है, कहीं इसकी दिमागी तौर पे हालत खराब तो नहीं हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि बीमार तो नहीं, आखिर क्या मसला है, ऐसे कैसे हो सकता है। हम 15 मिनट वहीं पर खड़े रहे और दरवाजा बजाते रहे और इतने में पड़ोसियों ने कहा कि क्या हुआ, खैरियत है? तो मैंने कहा कि देखें, सामने बाजी अंदर मौजूद है लेकिन दरवाजा खोल ही नहीं रही।
बिल्कुल सामने खड़ी है। वो पड़ोसी आंटी अंदर गई और दुपट्टा पहनकर बाहर आई और कहने लगी कि आर यू श्योर, क्या तुमने वाकई देखा है कि बाजी अंदर है? तो मैंने कहा आप खुद देख लें। जब उन्होंने भी झांक के देखा तो अपना सर पकड़ लिया और कहने लगी कि दूर हट जाओ दरवाजे से, अल्लाह की पनाह। आप जानते हैं कि मेरे सामने ये लोग अभी अभी इमरजेंसी में बच्चे को लेके हॉस्पिटल गए, यहां पर कोई भी नहीं, और ये जानते थे कि आप लोग आने वाले हैं, आप लोगों के इंतजार में ही थे। और इन्होंने मुझे ये भी कहा था कि जब आप लोग आए और अगर मेरी मुलाकात हो तो आप बिठा दीजिएगा, आप लोग मेरे घर आ जाए। वो खातून आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते अपने घर ही लेके जा रही थी। इतने में दूसरे रिक्शे में मेरे रिश्तेदार आ गए। जब वो आए तो देखा कि बच्चे के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, यानी एक छोटी सी इमरजेंसी थी जिसकी वजह से ये अर्जेंट हॉस्पिटल गए थे। जब उन्होंने हमें बाहर खड़े हुए देखा और परेशानी की हालत में, और जब हमने अपनी भाजी को देखा, हम सब ने अपना सर पकड़ लिया और फौरन अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकने लगे। बाजी इतना डर रही थी कि आखिर मुझसे क्यों डर रहे हो? हमने कहा कि आपसे इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि हम सब ने अभी अभी आपको अंदर देखा और इस लकड़ी के सुराख से बकायदा आपने यही कपड़े पहने हुए थे, लेकिन सिर्फ आपको हिजाब भी था बालों का। आप घूम रही थी और हम दरवाजा बजाते जा रहे थे, लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि जो उनके मेहमान आए थे उन्हें वहीं पर रहना था, उसी घर में, और आए भी दूसरे शहर से थे, कराची से आए थे, और उसके बाद न जाने कहां कहां से होते हुए वो जिना टर्मिनल में इनके शहर पहुंचे। अब अंदाजा लगाएं कि उन पर क्या बीती होगी जब वो उस घर में रहे होंगे। अब उन्हें पता भी है कि ये घर आसिफ ज़दा है। बहरहाल उनसे सलाम दुआ करके पानी वगैरह पी के, चाय भी पी मैंने उनके घर में। उसके बाद मैं रिक्शा लेके चला गया और इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि पानी से बचते बचाते दोबारा उसी वीरान सी दरख्तों वाली गली में जाना हुआ। और जब उस गली में गुजरा तो मुझे इस बार वाकई में एक छोटा सा बच्चा मेरे पीछे भागते हुए दिखाई दिया, हल्का सा साइड मिरर में। और इत्तेफाक की बात यह कि उसी दौरान बिजली भी कड़की, बारिश। मेरा तो हार्ट फेल होते होते रह गया। मेरी जो हालत हुई है, मैंने रक्शे की स्पीड बढ़ा दी और जहां जगह मिली पानी वाली गलियों में इधर उधर घुस गया। दरअसल उस दौरान मैं बहुत खौफ में मुब्तला हो गया था। मैं डर गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, कहां जाऊं। बस किसी तरह मैं अपने घर पहुंचाऊं। बाज़ औक़ात इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे वाकयात को फेस करता है, ऐसी ऐसी चीजों को देखता है जिसका उसने कभी अंदाजा नहीं लगाया होता, कभी सोचा भी नहीं होता कि ऐसे भी हो सकता है। ये इतनी भयानक कहानियां थी दो रिक्शे ड्राइवर की, जिसे सोच के उस रात को इमेजिन करके मेरी भी हालत खराब होने लगी कि बारिश की रात हो। बारिश की रात में वैसे ही बहुत सुनसान लगता है रोड, और ऐसी सुनसान वीरान रात में इस तरह का वाकया पेश आए तो क्या बीतेगी दोस्तों। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान और पनाह में रखे, हर शयातीन जिन्नात के शर से हमें महफूज रखे, और जितने भी लोग आसिफ ज़दा हैं अल्लाह उन्हें निजात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अब जो कहानी आप तमाम सुनने वालों की समात तक पहुंचाने वाला हूं, गोश गुजार करने वाला हूं, ये कहानी अहमद ने लाहौर से शेयर की। बहुत ही भयानक और दुखी कहानी है। अहमद भाई कहते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ, और दादा के इंतकाल के थोड़े ही वक्त बाद ही मेरे ताया अब्बू की भी डेथ हो गई। अब ये दो अम्मातों ने घर को पूरा गम में लपेट लिया था, और ये गम काफी ना था कि एक और अंकल जो कि हमारे करीबी ही थे, रिश्तेदारों में, उनकी भी डेथ हो गई। एक अजीब सा माहौल बन गया था। इतनी अमौतें एक साथ, आखिर इंसानों के दिलों में गम बैठ जाते हैं। और उसी दौरान मैं एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ, एक ऐसी बीमारी लाक हुई मुझ पर कि लड़कों को शायद उसके पास नहीं रहना चाहिए, आपस में वो बीमारी फैल जाती है। ऐसी बीमारी थी कि मेरे भाई को मुझसे दूर रखा गया। बस कहा जाता डॉक्टर के यहां से कि मेरी वालिदा बस मेरे साथ रहें, और अम्मी हमेशा मेरे कमरे में मेरे साथ ही रहती थी। बहुत अजीब सी बीमारी थी। हमारे यहां जो एक बुजुर्ग आंटी आया करती थी काम करने के लिए, एक वक्त की बात है कि वो उसी कमरे में थी। मैं और आंटी घर में ही थे, और मेरे कमरे के बिल्कुल बराबर मेरे दादाजी का कमरा था। उनकी वफात हो चुकी थी, उनका कमरा खाली था। अचानक वहां से दस्तक हुई। हम हैरानगी से देखने लगे कि दादाजी के कमरे से दस्तक,
और जब दरवाजा खोला तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन अंदर एक छोटी काली बिल्ली नजर आई। हम काफी हैरान हुए, बिल्ली यहां कहां से आ गई, लेकिन दस्तक किसने दी। हमें लगा कि शायद बिल्ली ने ही किसी चीज से आवाज क्रिएट की होगी। हमने इग्नोर किया और दरवाजा बंद किया। लेकिन उसी रात दोबारा हमें अंदर से हलचल महसूस हुई। उसी कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हुई दादाजी के, और जब वो कमरा खोला तो एक अजीब सी खुशबू भी थी, और वही बिल्ली हमें अंदर दोबारा नजर आई। अब हैरत की बात तो ये थी कि इस तरह की आवाजें और दरवाजे पर दस्तक की बिल्ली तो नहीं कर सकती, पर वो काली बिल्ली वहां मौजूद थी। काफी वक्त बाद जब मुझे आराम हुआ, मुझे उस बीमारी से शिफा मिल गई, लेकिन एक हफ्ते बाद मेरे भाई को वही बीमारी दोबारा लाहक हुई। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद मेरे भाई को दोबारा वही बीमारी हो गई जो मुझे थी। हम सब काफी परेशान थे, और अचानक से पुरसरार तरीके से वही काली बिल्ली हमें हमारे लाउंज में नजर आना शुरू हुई, जबकि तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद होते, लेकिन फिर भी वो बिल्ली न जाने किस तरीके से हमारे घर आ जाती। 1 महीने बाद मेरे भाई को तो आराम आ गया, वो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वाकयात का आगाज जो हुआ था वो रुका नहीं। दादाजी के कमरे की जो खिड़की थी वहां पर ग्रिल लगी हुई थी। मैं उसे पकड़ के अपने दादाजी को याद करके रो रहा था। अचानक मैंने एक परछाई देखी जो उसके कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी, और वो परछाई हूबहू मेरे दादाजी के होलिये में थी, बिल्कुल उन्हीं का, जिस तरह मेरे दादाजी जिस लिबास में खड़े होते थे, जो टोपी पहनी हुई होती थी, हूबहू वही परछाई अंदर जाती हुई दिखाई दी मुझे। और उसी रात मेरे दादाजी मुझे ख्वाब में भी आए थे। कभी वो सॉफ्ट थे और कभी वो बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। आपको एक बात बताऊं कि दुनिया से जब इंसान कूच कर जाते हैं, अपनी असली आरामगाह में चले जाते हैं, इंतकाल हो जाता है जब उनका, तो दोबारा पलट के वो दुनिया में नहीं आ सकते। अलबत्ता हमजाद जो होते हैं उनका रूप इख्तियार करके दिखाई देते हैं, ताकि वो लोगों को गुमराह कर सके और डरा सके और उनके ईमान को खराब कर सके। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो हमने पहले भी शेयर किए हैं और आगे भी शेयर करते रहेंगे, अगर इस तरह के वाकयात जो कि अभी भी मौजूद हैं और आते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमेशा खैर आफियत की ज़िंदगी हो, सिरातुल मुस्तकीम की ज़िंदगी हो। और अहमद भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये वाकया हमसे शेयर किया। दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। एक और आखिर में शॉर्ट सी कहानी बारिश की रात थी। एक नौजवान जो आधी रात को, जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, उसने फूड पांडा करने का सोचा, लेकिन जब एप्लीकेशन खोली तो उसे जो ऑप्शंस मिले, जो चीजें उससे खानी थी, वो वहां पर मौजूद नहीं थी। उसने सोचा कि शायद मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीजें एक तो महंगी पड़ती, और दूसरी बात यह कि मुझे ये खानी ही नहीं। और फूड पांडा वाले भी तो बेचारे बारिश में यहाँ आएंगे, आखिर ये उनकी रोजी है। बेहतर ये कि मैं खुद ही चले जाता हूँ, घर के करीब भी है। जब वो अपने घर के करीब जाने के लिए बाइक निकाली, बारिश में बचाते हुए अपनी बाइक से, जरा करीब ही ढाबा था पठान भाई का, जहां से वो चिकन चीज रोल हमेशा खाता था। जब वो जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक छोटा सा बच्चा और एक औरत हाथ पकड़ते हुए बारिश में भीगते हुए जाते हुए दिखाई दिए। उसने देखा, उसने कहा कि आंटी, ये बच्चा इतना छोटा है और इतनी तेज बारिश में आप इसे भिगोते हुए ले जा रही हैं, कम से कम आप इसे कवर तो करें। अगर छाता नहीं है तो कम से कम आप इसके ऊपर कुछ रख लें, ये बाइक का कपड़ा ले लें, इसके सर पे रख लें, कुछ तो रखें। डायरेक्ट बारिश का पानी इसके सर पे गिर रहा है और इतनी तेज तूफानी बारिश में। उस औरत का कोई रिएक्शन ही नहीं था, अनसुना कर दिया और जाती गई। अब मुझे लगा कि मजीद बोलूंगा तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी उल्टी सीधी वीडियो बना के उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे, और अच्छा खासा मदद करने वाला बंदा भी गुनाहगार बन जाएगा, क्योंकि कमेंट करने से पहले लोग सोचते तो नहीं है कि किसकी गलती है। उसने ये बात सोची और उसने कहा कि छोड़ो यार, आजकल के दौर में मदद करना भी बेकार है। लेकिन उसकी बाइक की साइड जेब्स में जो थैलियां थी, वो उसने उनके पास फेंक दी कि ये उठा के अपने सर पे पहन लो, कम से कम बच्चे को तो बचाओ, अजीब खातून हो। और वो कहते हुए निकल गई, बस ये कहते हुए जैसे आगे बढ़ा है, और उसी वक्त पलट के देखा है कि उनका रिएक्शन क्या होगा, और गायब। न मां थी ना उसका बेटा था, दोनों गायब। और कहते हैं कि स्क्रैच मारते हुए रुका हूं, ड्रिफ्ट कर गई है मेरी गाड़ी, बारिश में स्लिप हो गई है,
इतना खौफजदा हुआ। कहाँ चले गए? एकदम गायब। लेफ्ट राइट देखने लगा और वहां पर अपनी बाइक में गया भी न पैरों के निशान थे, ना ही वो माँ बेटे दोबारा दिखाई दी। और खौफ के मारे पराठे वराठे को साइड पे रखो, सीधा घर भाग गया। कहते हैं कि ये वाकया मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत ही भयानक और खौफनाक सा वाकया है। और मुझे लगा कि कहीं वो मेरे पीछे ना आए, मेरे घर ना आ जाए। बहरहाल ये थी वो शॉर्ट सी कहानी हमारे भाई की। कराची का वाकया है ये। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं दोस्तों। जिंदगी में अपनों का बहुत ख्याल रखें, खासकर अपने वालिदैन का। उनकी जिंदगी आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। और एक ही बार मिलते हैं वालिदैन। उनका ख्याल रखें, उनकी मोहब्बत को समझे, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। हमें और हमारे वालिदैन को भी दुआओं में याद रखिएगा। नमाज पढ़ते रहें और तहारत की हालत में रहें। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। सल्ला निगहबान।